हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हो आप सब बच्चों? पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को हेलो एल्केन हेलो एरीन के क्वेश्चन का कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पार्ट 1 इसका जरूर देख लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वहां पे हम लोगों ने सीखा था, प्रैक्टिस किया था और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लेकर के जो आए हैं पार्ट 2 में हेलो एल्केन हेलो एरीन के क्वेश्चन प्रैक्टिस में। वो आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ increasing reactivity of CX bond towards nucleophile in the following compound। ना ही यहां पे मेंशन किया है कि SN1 निकालना है, ना ही मेंशन किया है कि SN2 निकालना है। सिंपल यहां पे आपको लिखा हुआ है ये जो एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है या फिर एराइल हैलाइड दिया हुआ है, तो इस एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड का जब किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, सिंपल सोचना है बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मैं बोल रहा हूं उस बात को कॉपी में लिख लीजिएगा। कभी भी एल्काइल हैलाइड में जो होता है, यहां पे देख सकते हो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड होता है, लोन पेयर सिंगल। आप देख सकते हो यहां पे कंजुगेशन नहीं है, यहां पे भी देख सकते हो बच्चों कंजुगेशन नहीं है, मतलब कंप्लीट सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए, जब एराइल हैलाइड होता है, जब हेलोजन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है, यहां पे होता है रेजोनेंस। लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, तो जहां होता है रेजोनेंस वहां होता है पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण ये बॉन्ड हो जाता है स्ट्रॉन्ग। इसको तोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है, मुश्किल होता है। और यहां पे आप जानते हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक खुद न्यूक्लियोफाइल होता है, तो जब यहां न्यूक्लियोफाइल आएगा इसको रिप्लेस करने के लिए तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो जाता है। इसलिए आप कहोगे बच्चों ध्यान से नोट में आप लोग लिख लीजिए, नोट में आप लोग लिख लीजिए कि एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड, यानी कि 3N4 ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू 2N1, क्योंकि 2N1 में जो हेलोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं। और यहां पे हम लोग कहते हैं कि रेजोनेंस में नहीं है, आसानी से टूट जाएगा। यह है एल्काइल हैलाइड। बच्चों 3N4 ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब यहां पे देखना पड़ेगा आपको, यहां पे चूंकि आपको दे रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये दोनों कम होने वाला है, ये दोनों ज्यादा होने वाला है। अब अगर आपको दिया हुआ है अमोंग द एराइल हैलाइड, एक से ज्यादा अगर एराइल हैलाइड है तो अमोंग द एराइल हैलाइड रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I-M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I+M। लिखो ना बच्चों, अमोंग द एराइल हैलाइड ARYL, among the aryl halide reactivity directly proportional -I-M। और पारा पे ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? ऑर्थो पे और पारा पे शो करता है -M। तो -M के कारण ये हम लोग कहेंगे कि ज्यादा रिएक्टिव होगा और ये कम रिएक्टिव होगा। तो सबसे कम रिएक्टिव होगा यहां पे 1, उसके बाद हो जाएगा 2। लेकिन बच्चों अक्सर बच्चा कंफ्यूजन में होता है, सर यहां एक्सेप्टर है तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता होगा इससे। नो बच्चों ध्यान रखना, एराइल हैलाइड का रिएक्टिविटी कम ही होता है एल्काइल हैलाइड से, क्योंकि यहां पे लोन पेयर इसका कंजुगेशन है। हां, अमोंग द एराइल हैलाइड रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I-M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I+M, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा इससे, ये हो गया सबसे कम। उसके बाद 2, उसके बाद देखो बच्चों अमोंग द एल्काइल हैलाइड। अब लिखोगे आप अमोंग द एल्काइल हैलाइड रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो अमोंग द एल्काइल हैलाइड देखते हैं हम लोग कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी, जिसका कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। यह है टर्सरी कार्बोकैटायन, यहां पे बनेगा X- निकलेगा तो टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा जो मोर स्टेबल होगा। यहां X- निकलेगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा जो कि कम स्टेबल होगा। इसलिए हम लोग यहां पे कहेंगे कि सबसे कम रिएक्टिव होगा 1, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 4 और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा यहां पे 3। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 3, यानी कि आंसर हो जाएगा यहां पे 1। तो बच्चों यहां पे नोट में आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कि एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड, and among the alkyl halide reactivity directly proportional stability of carbocation intermediate, and among the aryl halide reactivity directly proportional -I-M, inversely proportional +I+M। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है बच्चों SN1 रिएक्शन से दिया हुआ है। पूछा जा रहा है इसमें कि which one is most reactive towards SN1 रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सी बातें होती है, जहां कहीं भी आप लोगों को निकालना होगा रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1 जब भी आपको निकालना होगा बच्चों, आप कहोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। जिसका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। बस इतना ही तो करना है। जैसे कि यहां देखिए, इसका मतलब क्या है, पहले इसका बनाइए स्ट्रक्चर। मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता हूं। इसका C6H5 का मतलब ये है, यहां CH के साथ एक और है C6H5, तो इसको ब्रैकेट के अंदर है एक और लिख दिया, और यहां पे आपको लिखना है ब्रोमीन। जहां से ब्रोमीन को हटाओगे वहां बनेगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और वो कार्बोकैटायन दो दो फिनाइल के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। इसमें देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहां पे CH के साथ एक पहले फिनाइल है, और फिर CH के साथ यहां पे Br है, और यहां पे क्या है, एक मिथाइल है। देखिए ये हो गया स्ट्रक्चर इसका लिखिए C वाले का। C वाले में क्या है, ये बीच वाला कार्बन है, उसपे क्या है, एक फिनाइल, एक मिथाइल, एक फिनाइल, यानी कि दो दो फिनाइल है बच्चों। तो यहां पे इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे। सबसे पहले एक हो गया फिनाइल ऐसा, उसके बाद दूसरा एक फिनाइल और है, एक है यहां पे मिथाइल, और फिर यहां पे है ब्रोमीन। आप देख सकते हो यहां पे दो फिनाइल है, एक मिथाइल है, फिर यहां ब्रोमीन है, यहां होगा। और डी वाले का स्ट्रक्चर तो सबको मालूम है, यहां पे डी वाले का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से ओपन होगा बच्चों। यहां पे फॉर्मेशन कर देगा CH2 के साथ Br। समझ आ गया ना। अब देखो किसका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आप कहोगे बच्चों इस सर जी मुझे आता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहां बनेगा C में, दो फिनाइल के साथ रेजोनेंस, एक मिथाइल के साथ यहां पे हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई। उसके बाद अगर बातें करें तो वो होगा A का, क्योंकि A में आप देखोगे दो फिनाइल के साथ रेजोनेंस होगा। उसके बाद जो होगा यहां पे बच्चों वो होगा B का, क्योंकि B में देखोगे तो एक फिनाइल के साथ रेजोनेंस, एक मिथाइल के साथ हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद सबसे कम स्टेबल जो यहां पे होने वाला है वो होगा यहां पे D का। तो सबसे ज्यादा हम लोग कहेंगे कि रिएक्टिव होगा यहां पे C। और अगर मैं ऑर्डर की बातें करूं तो सबसे ज्यादा होगा C, उसके बाद होगा A, उसके बाद होगा यहां पे B, और सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा D। आपको ओवरऑल जब भी आपको रेट ऑफ SN1 निकालना है तो देखना होता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आ रहा है C का, उसके बाद आ रहा है A का, उसके बाद आ रहा है B का, सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन आ रहा है D का। तो यहां पे पूछ रहा है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आप कहोगे आंसर हो जाएगा इसका C। बातें समझ में आ गई ना। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है आप लोगों को एराइल हैलाइड से, यानी कि क्लोरोबेंजीन का दिया हुआ है। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है एराइल हैलाइड से, ये तो पता चल गया है आप लोगों को। लेकिन यहां पे आपको पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली। ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए आपको क्या सिखाया था, जब भी आपको ऐसे रिएक्शन आपको पूछे यहां पे मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और यहां पे आपको कहा था बच्चों कि एराइल हैलाइड जब भी आपको दिया हुआ है तो आप इसके केस में एक ही बात याद रखना कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I -M, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I -M, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I +M। मतलब जो एक्सेप्टर होता है बच्चों वो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी जनरेट करता है, और जब एक्सेप्टर ग्रुप रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी जनरेट करेगा न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन फास्ट होगा। इसका मतलब ये पारा पे है, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पारा पे NO2 है, लगेगा -M इफेक्ट। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पारा पे मिथाइल है, +I एजोलेज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। OCH3 का पारा पे +M इफेक्ट, और यहां तो क्लोरीन है। आपको कहना होगा सबसे रिएक्टिव होगा यहां पे A, क्योंकि जब ये NO2 यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच करके डिफिशिएंसी जनरेट करेगा, क्योंकि एक्सेप्टर है -M -I शो करता है, एक्सेप्टर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी जनरेट करेगा, कमी जनरेट करेगा, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन फास्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो यहां पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है A, उसके बाद कहेंगे D, उसके बाद कहेंगे यहां पे B, क्योंकि B में +I और हाइपर कंजुगेशन है, और यहां +M है, तो +M ज्यादा स्ट्रॉन्गर डोनर होता है कंपेयर टू +I और हाइपर कंजुगेशन। तो यहां पे हो जाएगा B, और सबसे कम रिएक्टिव होगा यहां पे C। इस तरीके से आप लोग बात यहां पे ध्यान रखोगे, जहां कहीं हेलोजन रिंग के साथ अगर अटैच्ड है और पूछता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I -M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I +M। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट का। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपने क्लासरूम में जरूर इसको सॉल्व किया होगा। देखो सबसे पहले कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर टू गिव ए
कंपाउंड ए बनता है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है किसी भी एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बनता क्या है बच्चों, बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां पे आपको सबसे पहले ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसमें कि क्लोरीन और रिंग के बीच में मैग्नीशियम आ जाता है, और इसी को यहां पे हम लोग कह देते हैं, या तो हम लोग इसको केस में कहते हैं फिनाइल मैग्नीशियम, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ये कहते हैं, या इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को हम लोग यहां पे बच्चों कहते हैं क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, ये होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये आप जानते हो कि मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन है नॉन मेटल जिसके साथ मैग्नीशियम अटैच्ड है, वहां पे आता है नेगेटिव चार्ज। और इसका रिएक्शन करवाना है मेरे को इथाइल अल्कोहल के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा स्लाइटली एसिडिक होता है, पुअर एसिड होता है। ये टूटता है यहां से O-H+। तो बच्चों होता क्या है, जो फिनाइल पे यहाँ नेगेटिव चार्ज है वही फिनाइल C6H5 है। यहाँ H है 1 2 3 4 5, यहाँ H नहीं है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम है, लेकिन अभी अब क्या बना, नेगेटिव चार्ज। यही बेस का काम करता है, यही यहां से क्या करता है, एक H+ को पिक कर लेता है। जैसे एक H+ को पिक करेगा तो 5H पहले से है, एक H और ऐड हो जाता है जहां पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब यहां पे कोई पूछेगा कि बनता क्या है, आप कहोगे बन जाता है इसके केस में बच्चों बेंजीन। और साथ में क्या निकलता है, बच गया C2H5O-। तो इस C2H5O- के साथ चला जाता है मैग्नीशियम प्लस और क्लोरीन के साथ। तो C2H5O- के साथ जाता है MgCl+, इथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। आप कहोगे इसके केस में जो आंसर होने वाला है बच्चों वो बी हो जाएगा, बन जाएगा बेंजीन। पहले क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप मैग्नीशियम के साथ कराइएगा, बनेगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, उसी को ग्रिग्नार्ड एजेंट कहते हैं। और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। चूंकि यहाँ एसिडिक कंपाउंड आपको अल्कोहल दिया हुआ है, स्लाइटली एसिडिक होता है, उसके H+ को पिक करके कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पक्का आप लोगों से श्योर बन जाएगा, 100% श्योर। देखिए इसमें से आपको क्या कह रहा है, द रिएक्शन ये आपको दिया हुआ है OH- के साथ रिएक्शन है। कह रहा है कि यहाँ पे E2 होगा कि SN1 होगा कि E1 होगा SN2 होगा। पहले तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि OH- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और यहां से कार्बन और ब्रोमीन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड टूटा है, और कार्बन और OH के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड नया बना है। तो जब एक सिग्मा बॉन्ड टूट करके एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। या तो हो सकता है वहां पे SN1, नहीं तो हो सकता है SN2। कभी भी E1 और E2 तो होगा ही नहीं, क्योंकि E1 और E2 में होता है इलिमिनेशन रिएक्शन और बनता है एल्कीन। एल्कीन तो यहां पे है नहीं, सिग्मा बॉन्ड टूट करके वहां पे पाई बॉन्ड बनता है, तब होता है E1 या E2। तो पहले हटा दीजिए। लेकिन बच्चों OH- कैसा है, OH- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मतलब यहां पे पाथवे होगा SN2। और आप देख सकते हो यहां पे हुआ है इसके केस में 100% इन्वर्जन। और आप लोग अच्छे तरीके से जानते भी हो कि जहां कहीं भी SN2 रिएक्शन होता है वहां पे 100% इन्वर्जन होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन से लिविंग ग्रुप निकलता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से OH- पहुंचता है। आपको यहां पे आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और इन्वर्जन हुआ है, 100% इन्वर्जन हुआ है। जिस डायरेक्शन से लिविंग ग्रुप निकला है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से OH- आके ऐड हुआ है, इसलिए यहां पे हम लोग कहते हैं SN2 पाथवे से रिएक्शन हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है फिर से बच्चों, ये फिर से क्लोरोबेंजीन से दिया गया है, यानी कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखना है आपको। इसमें से कह रहा है कि व्हिच क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन अमंग द फॉलोइंग वुड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस most readily with aqueous sodium hydroxide to furnish the corresponding hydroxy derivatives। देख सकते हो हेलोजन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो जब भी हेलोजन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो हम लोग यहां पे कहेंगे इसका जो रिएक्टिविटी होगा, यानी कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I-M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I+M। अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन हुआ तब, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहां पे कौन सा होगा, ए, क्योंकि ऑर्थो पे NO2 -M, ऑर्थो पे NO2 -M, पारा पे NO2 -M। बच्चों पारा पे NO2 इसमें सिर्फ एक -M, यहां पे
N पे 2 मिथाइल है, यानी कि यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर होगा यानी कि शो करता है +M। यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा इसके केस में A, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे B, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे D और सबसे कम रिएक्टिव होगा यहाँ पे C, क्योंकि हमको न्यूक्लियोफाइल को पहुंचाना है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां जल्दी जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल वहीं फास्ट जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। इस तरीके से आप क्वेश्चन देख सकते हो। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना बच्चों, बहुत आसान है। क्या आपने DDT का नाम सुना है? DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, क्या आपने नाम सुना है? वही है। यहां पे देखो, इसमें से आपको कहा जा रहा है कि ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड यानी कि क्लोरल, इसी को क्लोरल कहते हैं, रिएक्ट विथ क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस, क्या बनाता है? ये सब ऑप्शन आपके सामने है, मैं आपको सिखाता हूं यहाँ पे बनाते कैसे हैं। थोड़ा सा मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को मिटाता हूं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे सी होगा आंसर, यहाँ पे सी वाला होगा आंसर। कैसे होगा उसको प्रूफ कर देता हूं, ध्यान से देखोगे। सबसे बच्चों पहले यहां पे लेना क्या है? क्लोरल ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड, इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? क्लोरोबेंजीन के साथ। तो क्लोरोबेंजीन आपको लेना है 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल यहां पे लगता है क्लोरोबेंजीन, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 2 मॉलिक्यूल यहां पे लगता है क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन करवाना है ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड के साथ। इसी को ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड कहते हैं, ओपन करके लिख दिया, या फिर यहां पे लिख सकता है क्लोरल। और यहां पे हम लोग लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड हीट करने के लिए। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड यानी कि क्लोरल से निकालना है ऑक्सीजन को, अब पारा पोजीशन से निकालना है 2H को। तो जैसे यहां पे आप वाटर निकाल देते हो, जो बचता है यहां पे ये बॉन्ड, प्रत्येक बॉन्ड से इस रिंग को जोड़ देते हो, तो देखो क्या जुटेगा, यहां पे जुटेगा इस तरीके से, ऐसा रिंग रह जाता है, यहां पे फिर इस तरीके से ऐसा रिंग रह जाता है, ये होता है इसके केस में। और फिर यहां पे जो कार्बन बचा, उस कार्बन से आप जोड़ दीजिए प्रत्येक बॉन्ड को, ये पारा पोजीशन पे जाकर के यहां पे बॉन्ड अटैच हो जाता है, बच गया CH, और यहां पे इसके साथ रह गया CCl3। आप देखो तो सी ऑप्शन यही है कि नहीं है? अब देखो ना बच्चों, सी ऑप्शन है कि नहीं है? इसी को हम लोग कहते हैं DDT कहते हैं। देखो ना, 2 है यहां पे इस तरह से रिंग, और उसके पारा पे क्लोरीन है, और फिर देखो यहाँ H है और CCl3 है, उसी को खाली ऐसे करके लिख दिया है, मैंने वैसे करके लिख दिया। इसी का नाम होता है बच्चों DDT। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये DDT का फॉर्मेशन करता है। इसका आंसर यहां पे होने वाला है सी। तो जब भी आपको पूछा जाए कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड के साथ यानी कि क्लोरल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनता है? आप कहोगे एक स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड बनता है जिसका नाम होता है DDT, आपने जरूर देखा होगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से, जो कि है क्लोरोबेंजीन का। देखो इसमें से क्या लिख रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनॉल रिक्वायर्स ड्रास्टिक कंडीशन, बट द क्लोरीन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन इज रेडियली रिप्लेस्ड सिंस। क्यों ऐसा होता है कि जब नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, जो -M इफेक्ट लगाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर लगाता है, तो वहां पर रिएक्शन फास्ट हो जाता है। जबकि हम लोग कहते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है, ड्रास्टिक कंडीशन में होता है। ऐसा क्या रीजन है? आप कहोगे बच्चों NO2 जो होता है अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पारा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है। कहां से घटाता है? नाइट्रो ग्रुप अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पारा से इलेक्ट्रॉन को घटाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सबसे पहले आप लोगों को कि नाइट्रो ग्रुप मेक्स द एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रॉन रिच एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। ये तो पहले ही गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं बनाता है, इलेक्ट्रॉन रिच बिल्कुल नहीं बनाता है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं सेकंड ऑप्शन, द नाइट्रो ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटा पोजीशन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। गलत, मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो उसके रिस्पेक्ट में मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, मतलब वो ऑर्थो एंड पारा से खींचता है, ऑर्थो एंड पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है। तो ये भी गलत हो गया। नाइट्रो ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एट मेटा पोजीशन, ये तो साफ गलत है, डोनेट तो करता ही नहीं है। नाइट्रो ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द
ऑर्थो पारा पोजीशन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। बच्चों यहां पे करेक्ट आंसर जो है इसका डी है। अगर आप देखोगे यहां पे आपको दिखेगा ये जो क्लोरीन है इसके रिस्पेक्ट में आप NO2 लगा देते हो यहां पे ऑर्थो पे और यहां पे लगा देते हो पारा पे। देखोगे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर है कंजुगेटेड, तो कंजुगेटेड है यानी इसका यहां पे कहते हैं कौन सा इफेक्ट -M, यहां भी कहते हैं कौन सा इफेक्ट -M। तो बच्चों ये जो आपको दिया हुआ रहता है नाइट्रो ग्रुप, याद रखिएगा नाइट्रो ग्रुप अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो से पारा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है खींचता है, जिसके कारण जहां क्लोरीन लगा हुआ है उस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे रहता है नाइट्रो ग्रुप, तो जहां क्लोरीन है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है, घटता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, लेकिन मेटा पे बढ़ाता नहीं है। ठीक है ना। आप कहोगे इसके केस में पहला बिल्कुल गलत है कि नाइट्रो ग्रुप मेक्स द एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रॉन रिच एट ऑर्थो एंड पारा, गलत। ऑर्थो एंड पारा को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाता है। उसके बाद नाइट्रो ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटा पोजीशन, गलत। आप देखोगे मेटा पे इसका कंजुगेशन नहीं रहता है, आप कहोगे मेटा से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता है, ये भी गलत। उसके बाद नाइट्रो ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एट मेटा पोजीशन, ये तो साफ गलत। ठीक है। आप इसके केस में कहोगे मात्र एक ही सही ऑप्शन है कि नाइट्रो ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्थो एंड पारा पोजीशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ये होगा इसका आंसर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आ चुका है पहले नीट में, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। सुनिए आपको क्या कह रहा है, ये आपको बना करके दिया हुआ है 2-क्लोरोब्यूटेन, और कैसे बनाया है, ऑब्टेन्ड बाय क्लोरीनेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, यानी कि आपको यहां पे लेना होगा सबसे पहले नॉर्मल ब्यूटेन। इस तरीके से यहां पे लिया गया है नॉर्मल ब्यूटेन, और इस नॉर्मल ब्यूटेन का कराया है क्लोरीनेशन। आप जानते हो कि जब भी किसी एल्केन का Cl2 या Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रे, तो वहां पे मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके केस में जो मेजर बना दिया है बच्चों, ये मेजर बना दिया है इसके केस में 2-क्लोरोब्यूटेन, जहां की आपको दिख रहा है 1 कायरल सेंटर। ओके, आपको पता होनी चाहिए कि आपको मैंने बताया है, पढ़ाया है पहले भी, कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर 1 कायरल सेंटर होता है तो वो होता है ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि ये होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लेकिन हुआ क्या, यहां पे कैसे बना है, ये बना है 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के आपस में रिएक्शन करने से। और ध्यान रखना, जब भी 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आपस में रिएक्शन करता है तो जो बनता है प्रोडक्ट वो भी होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आपस में रिएक्शन करने के बाद ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ये नहीं बन सकता है। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर 1 कायरल सेंटर है, और हम लोग यही पढ़े हुए हैं, अगर किसी कंपाउंड के अंदर 1 कायरल सेंटर होता है तो वो होना चाहिए था डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन 1 कायरल सेंटर होने के बावजूद भी अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है, इसका मतलब वो निश्चित रूप से बनता होगा रेसमिक मिक्सचर के फॉर्म में। अकेला जब एल फॉर्म दिया हुआ है यानी कि लिवो फॉर्म का मतलब हुआ ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। डेक्स्ट्रो फॉर्म जब अकेला होता है, डेक्स्ट्रो और लिवो जब अलग अलग होता है, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जबकि यहां पे 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आपस में रिएक्शन किया है तो वहां पे ऑप्टिकली इनएक्टिव ही बनेगा। अब मेजोमर्स तो होगा नहीं, मेजोमर्स होने के लिए कंपाउंड के अंदर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर होना चाहिए, और उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। लेकिन यहां पे हम लोगों को आंसर जो होगा वो हो जाएगा रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि यहां पे जो बनेगा 50% डेक्स्ट्रो और 50% लिवो, दोनों यहां पे बनेगा 50-50%, और दोनों एक दूसरे के लाइट के रोटेशन को कैंसिल आउट करेगा। हम लोग यहां पे कहेंगे कि बनेगा 100% रेसमिक मिक्सचर। आप कहोगे सर इस प्रकार क्वेश्चन हम कैसे पकड़ेंगे, कैसे समझेंगे? तो जब भी आप लोगों को 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के बीच में रिएक्शन करने के लिए बोले कि 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आपस में रिएक्शन करता है और ऐसा बनाता है प्रोडक्ट जिसमें कि 1 कायरल सेंटर है या फिर 1 से ज्यादा कायरल सेंटर है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है और कंपाउंड के पास 1 या 1 से ज्यादा कायरल सेंटर है, और अगर वो 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के बीच में रिएक्शन करने से बना है, तो ऐसे कंडीशन में कहेंगे निश्चित रूप से बनता है रेसमिक मिक्सचर, यानी कि 50% बनता है डेक्स्ट्रो, 50% बनता है लिवो, और 100% होता है रेसमाइजेशन, और ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों, वो है
हेलो एल्केन का। देखिएगा इसमें से क्या कह रहा है, ये आपको दिया हुआ है कि 2-bromopentan इज हीटेड विथ पोटेशियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। उसमें ए ऑप्शन है 2-इथॉक्सीपेंटेन और पेंटीन 1 यानी कि 1 पेंटीन, 1 पेंटीन को ही पेंटीन 1 भी लिख सकते हैं, ट्रांस 2 पेंटीन और सिस 2 पेंटीन। सबसे पहले क्या आप लोगों को इसका मैकेनिज्म ध्यान में आया? कौन सा मैकेनिज्म होगा? बिल्कुल मुझे आप पे पूरा यकीन है आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। देखो अगर यहां पे आप लोगों को दिया हुआ है 2-ब्रोमोपेंटेन, यही हो गया 1 2 3 4 5। इसका रिएक्शन करवाना है बच्चों पोटासियम इथॉक्साइड के साथ, यानी कि यहां पर हम लोग ले सकते हैं C2H5, ओके यही हो गया पोटासियम मिथॉक्साइड है, तो पोटासियम मिथॉक्साइड है, मतलब यहां पे हम लोग इसके केस में ले सकते हैं CH3, ओके पोटासियम मिथॉक्साइड इन इथेनॉल, मतलब एल्कोहलिक मीडियम। तो बच्चों आपको मालूम होनी चाहिए कि जब भी स्ट्रॉन्ग बेस इन एल्कोहलिक मीडियम होता है, चाहे NaOH, KOH, इथॉक्सी, मिथॉक्सी, जो भी स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर आपको कहीं पे स्ट्रॉन्ग बेस इन एल्कोहलिक मीडियम हीट करते हैं, पाथवे यहां पे होता है E2, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इलिमिनेशन रिएक्शन होता है, जैसे यहां पे लिखा पोटासियम मिथॉक्साइड मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन आपको इथेनॉल है, एल्कोहलिक मीडियम है, तो एल्कोहलिक मीडियम में बेसिसिटी ज्यादा होता है, यानी कि ये एक बेस स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है एल्कोहलिक मीडियम में, और होता है E2 पाथवे। E2 पाथवे का मतलब जहां से निकलेगा ब्रोमीन, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से निकलेगा H+, 2 प्रकार का एल्कीन बनेगा। अकॉर्डिंग टू सेटजेप्स रूल आपको पता है 2 पेंटीन हो जाएगा मेजर, ओके। और इसके बाद यहां पे 1 पेंटीन तो पहले ही हटा दीजिए, 1 पेंटीन हो गया इसके केस में माइनर, 1 पेंटीन हो गया बच्चों इसके केस में माइनर, और ये हो गया इसके केस में मेजर। इसको कहते हैं 1 2 3 4 5 2 पेंटीन, लेकिन आपको ऑप्शन में देख सकते हो सिस और ट्रांस लगा के दिया हुआ है। आप लोगों को देखना पड़ेगा क्या यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है? कहोगे यस सर, क्योंकि यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट H और मिथाइल है, यहां भी H और इथाइल है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के प्रत्येक कार्बन पे अगर 2 अलग अलग एटम ग्रुप होता है, वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिल्कुल होता है। इसका मतलब यहां पे हम लोग कहेंगे सिस और ट्रांस होगा। सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? तो सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस, इसलिए मेजर कौन बनेगा? आप कहोगे कि यहां पे होगा ट्रांस 2 पेंटेन। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा बच्चों किसी एल्काइल हाइड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इन एल्कोहलिक मीडियम E2 करोगे, E2 का मतलब जहां से लिविंग ग्रुप निकालोगे उसके बगल में से H+ निकालोगे, और अगर जो बना वहां पे सेटजेप्स रूल के मुताबिक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर, अगर उसमें से सिस और ट्रांस बनना पॉसिबल है तो कहेंगे ट्रांस वाला हो जाएगा मेजर और सिस वाला हो जाएगा माइनर। इस तरीके से हम लोग देखेंगे, आंसर होगा इसका हम लोगों का ट्रांस 2 पेंटेन यानी कि सी वाला हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है बच्चों, ये है ऑप्टिकल आइसोमर्स का। इनानसिमर्स आपको पहचानना है कि कौन पेयर इसमें से इनानसिमर्स है, इतना ही पहचानना है। देखो आपको पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड आर इनानसिमर्स। आपको अच्छे तरीके से मालूम है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि इनानसिमर्स हम लोग किसको कहते हैं? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज को। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज को हम लोग कहते हैं इनानसिमर्स, यानी कि मिरर इमेज होना चाहिए लेकिन नॉन सुपर इंपोजिबल। देखो बच्चों इसमें क्या किया है, इसमें देखोगे दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें दोनों OH सेम साइड है, मतलब ये वाला जो आप देख रहे हो ऊपर वाला कार्य सेंटर, उसमें दोनों का जो OH का पोजीशन है सेम साइड है, मतलब ये मिरर इमेज नहीं हुआ। आप देखोगे ये वाला OH का पोजीशन चेंज हुआ है, इसमें राइट है इसमें लेफ्ट है, लेकिन दूसरे का चेंज नहीं हुआ है, तो एक का फिक्स रह गया, एक का ऊपर वाले का OH OH HH फिक्स रह गया अपने पोजीशन पे, दूसरे का चेंज हुआ। ये दोनों एक दूसरे का कहलाता है डायस्ट्रियोमर्स। क्या कहलाता है बच्चों? डायस्ट्रियोमर्स, क्योंकि अगर आप मिरर को रखोगे तो दोनों उल्टा होगा, ऐसा नहीं दिया है। यहां देखो इसमें OH राइट है इसमें OH लेफ्ट है, इसमें H लेफ्ट है इसमें H राइट है, इसमें OH लेफ्ट है इसमें OH राइट है, इसमें H राइट है इसमें H लेफ्ट है, मतलब एक दूसरे का, यहां पे अगर हम मिरर को रखते हैं एक दूसरे का नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बिल्कुल है। इसका मतलब बी वाला यहां पे एक दूसरे का इनानसिमर्स है। उसके बाद देखिए सी वाले में देखोगे यहां OH राइट है यहां OH लेफ्ट है, यहां H लेफ्ट है यहां H राइट है, वो तो ठीक है।
यहां पे OH लेफ्ट है, यहां भी OH लेफ्ट है, यहां पे H राइट है, यहां भी H राइट है, मतलब यहां पे नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज नहीं है। मतलब नॉन सुपर इंपोजिबल है लेकिन मिरर इमेज नहीं है, मतलब इसको कहते हैं हम लोग डायस्ट्रीमर्स। यहां देखिए, यहां OH राइट है, यहां भी OH राइट है, यहां पे H लेफ्ट है, यहां भी H लेफ्ट है, यहां पे OH लेफ्ट है, यहां पे राइट है, यहां पे H राइट है, यहां लेफ्ट है, तो ऊपर वाला सेम रह गया। मतलब एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, दूसरे का चेंज नहीं हुआ, उसको कहते हैं हम लोग डायस्ट्रीमर्स। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट एकदम कंप्लीट से मिरर इमेज बनना चाहिए। जो एटम ग्रुप जिस डायरेक्शन में यहां है, जिस साइड में यहां है, उसके अपोजिट साइड यहां पे हो जाना चाहिए, उसको कहते हैं हम लोग नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, और यही कहलाता है एक दूसरे का इनांशियोमर्स। और देख सकते हो ए, सी और डी का जो पेयर दिया हुआ है बच्चों, उसको कहते हैं डायस्ट्रीमर्स। बात समझ आ गई ना? ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का बच्चों ये है 12 नंबर में, द कायरलिटी ऑफ कंपाउंड। मतलब यहां पे आपको निकालना है कि RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ठीक है, आप देख सकते हो सबसे पहले RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ता है, अकॉर्डिंग टू CIP रूल। ठीक है, CIP रूल, कान इनगोल्ड एंड प्रिलॉग रूल। तो CIP रूल के मुताबिक सबसे पहले आप लोगों को यहां पे 1 2 3 4 मेंशन कर देना है। आप देखो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको 1 प्रायोरिटी देना है, यानी कि सबसे ज्यादा यहां पे जो कार्बन से अटैच्ड है ब्रोमीन, मिथाइल, क्लोरीन और H, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है ब्रोमीन का, तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसको देंगे नंबर 1 प्रायोरिटी। नंबर 2 प्रायोरिटी दोगे आप क्लोरीन को, क्योंकि उसके बाद का एटॉमिक नंबर इसी का है। नंबर 3 दोगे आप मिथाइल को, क्योंकि कार्बन है। और नंबर 4 आप लोग दोगे यहाँ पे हाइड्रोजन को। और आपको मालूम है बच्चों कि जब भी लिस्ट प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप ब्रोकन लाइन पे होता है, तो जब भी लिस्ट प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप ब्रोकन लाइन पे होता है, तो 1 से 3 जाते हैं भाया 2, इग्नोरिंग द 4, क्लॉकवाइज में R, एंटी क्लॉकवाइज में S। और आपको बताया था कि जब डार्क लाइन पे रहता है, अगर यही H यहां रहता तो वहां पे क्लॉकवाइज में S और एंटी क्लॉकवाइज में R। और बताया था अगर आपको ये सॉलिड लाइन पे होता है, तो सॉलिड लाइन पे आपको बताया था मैंने डबल इंटरचेंज करना होता है, और डबल इंटरचेंज करके आपको लिस्ट प्रायोरिटी वाले एटम को लाना होता है ब्रोकन लाइन पे। यहां से 1 से 3 जाइए, तो 1 से 3 जाते हो भाया 2 बीच में आना ही चाहिए। 1 से 3 भाया 2, इग्नोरिंग द 4। 1 से 3 गया, बीच में 2 आया गया, 4 को इग्नोर करेंगे। अगर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो हम लोग कहेंगे यहां पे कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका R। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता तो कहते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन होता S। ठीक है ना? इस तरीके से हम लोगों को देखना होगा। अगर आपको लिस्ट प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप ब्रोकन लाइन पे आ गया तो क्लॉकवाइज में R और एंटी क्लॉकवाइज में S। इस तरीके से यहां पे हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 13 नंबर। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये पूछा जा रहा है। कायरल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव, और नॉट कायरल का मतलब होता है ए कायरल। ए कायरल भी रह सकता है। ए कायरल का मतलब होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, आपको यहां पे देखना होगा 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन। तो बच्चों 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन कहने का मतलब हुआ 2 पे ब्रोमीन, 3 पे ब्रोमीन और उसके बाद CH2 एंड CH3। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, यानी कि इस कंपाउंड के अंदर 2 डिसिमिलर कायरल सेंटर है। जब कंपाउंड के अंदर 2 डिसिमिलर कायरल सेंटर होता है तो होता है ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को ही यहां पे कहा जाता है कायरल कंपाउंड। ठीक है, कायरल कंपाउंड। बी में देखिए 3 ब्रोमोपेंटेन। तो 3 ब्रोमोपेंटेन बोलने का मतलब हुआ CH3 CH2 CH के साथ यहां पे ब्रोमीन हो गया, उसके बाद 4 and 5। बच्चों क्या यहां पे कायरल सेंटर है? देखो तो यहां H और ब्रोमीन तो अलग है, लेकिन इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, मतलब यहां पे कायरल सेंटर नहीं है, मतलब ये कंपाउंड होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इसी कंपाउंड को हम लोग कहते हैं यहां पे ए कायरल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे कायरल सेंटर नहीं है। उसके बाद देखो सी में 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड कहने का मतलब कुछ ऐसा हुआ, इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। बिल्कुल इसमें 1 कायरल सेंटर है, और अगर किसी में 1 कायरल सेंटर हो गया इसका मतलब आप इसको कहोगे ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव को ही हम लोग यहां पे कहते हैं कायरल। उसके बाद देखिए 2 ब्यूटानॉल। तो 2 ब्यूटानॉल कहने का मतलब हुआ बच्चों CH3 CHOH एंड CH2 के साथ CH3, इसी को हम लोग कहते हैं
2 ब्यूटानॉल। अब देख सकते हो 2 ब्यूटानॉल आप लोगों को पूछेगा तो 2 ब्यूटानॉल इसके केस में 1 कायरल सेंटर है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कायरल। तो पूछ रहा था नॉट कायरल, तो नॉट कायरल हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ बी, यानी कि 3 ब्रोमोपेंटेन। 3 ब्रोमोपेंटेन यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसके अंदर कायरल सेंटर नहीं है। दोनों साइड यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो 3 ब्रोमोपेंटेन दोनों साइड इथाइल हो गया आइडेंटिकल, इसलिए होगा वहां पे ऑप्टिकल इनएक्टिव, उसी को कहते हैं ए कायरल या फिर कहते हैं नॉट कायरल। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है उर्ज रिएक्शन से और फिर दिया हुआ है क्लोरीनेशन से। दो रिएक्शन को यहां पे कंबाइंड किया है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जिसका फार्मूला है C4H9Cl ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइथाइल ईथर गिव्स ए हाइड्रोकार्बन व्हिच ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स ओनली 1 क्लोरोडेरिवेटिव्स। मतलब क्या है, ये एल्काइल हैलाइड में से किसका रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी कि होगा वहां पे उर्ज रिएक्शन बनेगा। कपलिंग रिएक्शन करने के बाद सिमेट्रिकल एल्केन, उस सिमेट्रिकल एल्केन में सिर्फ 1 टाइप का होना चाहिए हाइड्रोजन एटम। जहां पे उस एल्केन में उर्ज रिएक्शन होने के बाद जो एल्केन बना उसमें 1 टाइप का होगा हाइड्रोजन, तभी वहां पे बनेगा मोनोक्लोरोडेरिवेटिव। जैसे कि बच्चों आपको दिया हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, देखो यहां पे आपको दिया हुआ है सबसे पहले टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और इस टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवा दीजिए आप सोडियम मेटल के साथ, तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल आपस में कपलिंग करेगा, इसी का नाम होता है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। लिख लीजिए, इसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये यहां से बाहर कर देते हैं 2NaCl, कपलिंग करिए इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइथाइल ईथर, इसी को मैं लिख देता हूं ET2O। तो बनेगा क्या, बनेगा इसके केस में आप देख सकते हो डाई टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। तो डाई टर्सरी ब्यूटाइल ईथर का यहां पे बच्चों फॉर्मेशन कर दिया। आप देखो तो इसमें कितने टाइप्स के हाइड्रोजन एटम है, आप कहोगे कि यहां पे ईथर कैसे बनेगा, यहां पे एल्केन बनेगा, यहां पे कपलिंग होता है, तो कपलिंग होता है तो यहां पे बनेगा कोरस्पॉन्डिंग एल्केन बनता है, और यहां पे बाहर हो जाएगा इसके केस में 2NaCl। देखिए इसके केस में क्या होने वाला है, ये जो बना बच्चों सारे के सारे मिथाइल यहां पे आइडेंटिकल है। देखो ना, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, और सारे के सारे 1 डिग्री कहां पे अटैच्ड है 4 डिग्री पे और 4 डिग्री पे, यानी कि हम लोग कहेंगे कि सारे 1 डिग्री जो कार्बन है आइडेंटिकल है। कहीं भी आप करोगे क्लोरीनेशन, कहीं भी करोगे क्लोरीनेशन आइडेंटिकल बनेगा। जब एक Cl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एक किसी भी मिथाइल में से एक H को हटा करके वहां पे क्लोरीन लगा दोगे, और उस क्लोरीन को आप कहीं भी लगाइए, किसी भी मिथाइल पे लगाइए, सारे आइडेंटिकल होगा। इसका मतलब यहां पे आंसर जो होने वाला है बिल्कुल यहां पे होगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के केस में जब आप कराते हो रिएक्शन तो यहां पे देखोगे सिर्फ 1 टाइप के आते हैं हाइड्रोजन एटम। यही सब काम आप सेम टू सेम करके देखिएगा, क्या 1 टाइप का हाइड्रोजन एटम आता है क्या सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड में। बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हम लोग इसको कहते हैं, देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसको कहते हैं, और इसका आपको 2 मॉलिक्यूल ले लेना है, 2 मॉलिक्यूल आपको लेना है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल लेकर के आपस में रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां पे होता है उर्ज रिएक्शन, तो यहां से निकाल देते हो उर्ज रिएक्शन में आप 2NaCl, तो इसका आपस में कपलिंग करके बनाते हो आप सिमेट्रिकल एल्केन, तो बनता है CH3 CH2 CH के साथ CH3 और फिर CH के साथ CH3 और यहां पे देखो CH2 के साथ CH3, ऐसा बन जाता है ना। आप देखो बच्चों ये 1 डिग्री किससे अटैच्ड है 2 डिग्री से, ये 1 डिग्री किससे अटैच्ड है 3 डिग्री से, ये 1 डिग्री किससे अटैच्ड है 3 डिग्री से, और ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री। यहां पे देखोगे एक से ज्यादा टाइप का हाइड्रोजन है, मतलब एक से ज्यादा टाइप का बनेगा मोनोक्लोरोडेरिवेटिव्स। जितने टाइप्स के हाइड्रोजन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री उतने टाइप्स के बनते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। तो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड में सिर्फ 1 टाइप का आप लोगों को मिलता है हाइड्रोजन एटम, जब इसका हम लोग उर्ज रिएक्शन करा करके बनाते हैं एल्केन। बाद बाकी आप लोग खुद से रिएक्शन कराइएगा, सेकेंडरी का हमने करा दिया, आप अपने मन से थोड़ा इसी प्रकार से सेम टू सेम कराइएगा। ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इसका जो नाम है बच्चों आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इसी प्रकार से 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करा के देखिएगा कितने टाइप्स के आते हैं हाइड्रोजन एटम। इसी प्रकार से यहां पे देखिएगा नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, ये सब मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया हुआ है। अब देखोगे अगर आपको यहाँ पे
नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड का देगा सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, तो पहले ये हम लोग डबल कर देंगे। अब आप देखोगे यहाँ 2 डिग्री भी कार्बन है और 1 डिग्री भी है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक से ज्यादा टाइप के हाइड्रोजन है। बस हमको यही काम करना था, पहले 2 मॉलिक्यूल का आपस में रिएक्शन करवाना था और जो एल्केन बना उसका वहां पे देखना था टाइप ऑफ हाइड्रोजन, और जितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम है उतने प्रकार के बनेंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। चूंकि यहाँ पे हमको पूछ रहा था कि सिर्फ एक देना चाहिए, तो एक देने वाला सिर्फ और सिर्फ बनेगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो इसमें से दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ए रेसिमिक मिक्सचर इनटू DNL इनहांसर्स इट कॉल्ड। बच्चों आपको पता है ना कि जब किसी रेसिमिक मिक्सचर में से डेक्स्ट्रो और लिबो जो इनहांसर्स होता है उसका सेपरेशन करते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है रिजोल्यूशन। बिल्कुल इसी को कहा जाता है रिजोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू DNL इनहांसर्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। और D और L को मिक्स करके जो बनाते हैं रेसमिक मिक्सचर, उस प्रोसेस का नाम होता है रेसमाइजेशन। D और L को मिला करके, D एंड L को मिला करके, D एंड L को मिला करके इक्वल अमाउंट में जो रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं उसको कहते हैं रेसमाइजेशन। और रेसमिक मिक्सचर में से D और L को अलग करना, सेपरेट करना, उसको कहते हैं रिजोल्यूशन। और सब गलत है। अब देखिए नेक्स्ट 16 नंबर में, द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट अमॉन्ग द फ्लोइंग। कौन सबसे स्लोएस्ट रेट में रिएक्शन करेगा? अरे बच्चों कितनी बार बता चुका हो ना, जहां पे हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, यानी कि अल्फा अनसैचुरेशन होगा, वहां पे सबसे स्लोएस्ट रेट होगा। यहां देखिए हेलोजन का जो लोन पेयर है कंजुगेटेड नहीं है, लोन पेयर सिंगल सिंगल, ये फ्री है, आराम से होगा रिएक्शन। यहां भी देखोगे कंजुगेटेड नहीं है, आराम से होगा रिएक्शन। लेकिन यहां देखो हेलोजन का लोन पेयर कंजुगेटेड है, लोन पेयर सिंगल डबल, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, इजीली इस बॉन्ड को आप नहीं तोड़ सकते हो, सबसे स्लोएस्ट होगा। यहां पे भी देखोगे तो कंजुगेशन में नहीं है लोन पेयर, जहां पे अल्फा अनसैचुरेशन होगा उसी बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। आंसर हो जाएगा इसके केस में बी वाला का। यहां पे हम लोग कहते हैं कि सबसे स्लोएस्ट रेट होगा इसका हाइड्रोलिसिस करने का। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे स्लोएस्ट होता है अगर कहीं पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है हेलोजन का लोन पेयर। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का लिया गया है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से। देखो आपको कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज नॉट कायरल। कौन सा कायरल नहीं है? बच्चों साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट वाले में आपको कायरल सेंटर कहीं है ही नहीं। यहां पे देखोगे इस कार्बन पे 2H सिमिलर हो गया, इस कार्बन पे 2H सिमिलर हो गया, इस पे भी 2H सिमिलर हो गया, मतलब ये कायरल नहीं है। उसके बाद यहां देखिए बी में देखोगे ना, यहां तो 3H सिमिलर हो गया, यहां 2H सिमिलर हो गया, लेकिन यहां देखिए एक है H, एक है ड्यूटेरियम, एक है क्लोरीन, एक है इथाइल, मतलब ये बीच वाला कायरल सेंटर हो गया, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को ही कहा जाता है बच्चों कायरल कंपाउंड। इस कार्बन पे एक H, एक D, एक क्लोरीन और एक इथाइल कायरल सेंटर है। यहां देखो यहां पे तो 3H है, नहीं हुआ कायरल। यहां देखो एक यहां पे है मिथाइल, एक है H और एक है D और एक है CH2Cl। 4 डिफरेंट एटम ग्रुप होना चाहिए। एक हो गया CH2Cl अलग, एक हो गया ड्यूटेरियम अलग, एक हो गया H अलग, एक हो गया मिथाइल अलग। तो इस बीच वाले कार्बन पे आप लोग कहोगे, इसको ओपन करके आप लोग लिख सकते हो, इस बीच वाले कार्बन पे एक मिथाइल, एक H, एक ड्यूटेरियम, एक CH2Cl, ये सब इसी कार्बन से अटैच्ड है। यहां देखिए यहां तो 3H है, ये तो नहीं हुआ, लेकिन यहां देखिए एक मिथाइल, एक H, एक क्लोरीन और एक CH2D है। इस तरीके से इस बीच वाले कार्बन को हम लोग कहेंगे कायरल सेंटर है। ओपन करने आता है ना, इसको जैसे कैसे हम लोग लिखेंगे CH3, उसके बाद यहां पे लिख देंगे C के साथ H, उसके बाद D और यहां पे लिख देंगे CH2Cl। इस तरीके से लिखा जाता है। इसी प्रकार से इसको भी ओपन कर दोगे CH3H, एक यहां पे खाली लिख देना Cl और एक लिख देना यहां पे CH2D। इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हो बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ए में आप देखोगे किसी प्रकार का कोई कायरल सेंटर नहीं है, ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाद बाकी और सब में कायरल सेंटर है और सारे के सारे जो होंगे यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और ए वाला होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसी को कहते हैं ए कायरल या नॉट कायरल। अब सुनिए नेक्स्ट आपको यहां पे कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग विल एग्जिबिट कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब हुआ कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये पूछा जा रहा है बच्चों। ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2-मिथाइल हेक्सेन। क्या 2-मिथाइल हेक्सेन में कायरल सेंटर है? देखो तो
2 मिथाइल हेक्सेन हम लोग इसको कहते हैं। तो देखो तो 2 मिथाइल हेक्सेन में क्या कायरल सेंटर है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पे आप देखोगे 2 मिथाइल आइडेंटिकल हो गया, बाद बाकी सभी कार्बन पे 2H 2H 2H, यहां 3H आइडेंटिकल है, नहीं होगा। बी ऑप्शन देखो 3 मिथाइल हेक्सेन, तो 3 मिथाइल हेक्सेन कहने का मतलब हो गया 1 2 3, उसके बाद देखोगे 4 5 एंड 6। बच्चों बिल्कुल यहां पे कायरल सेंटर हो गया। इस बीच वाले कार्बन को देखो, यहां पे एक है मिथाइल एक है H, दो अलग, यहां पे एक है इथाइल और एक है प्रोपाइल, इधर है 3 कार्बन का, इधर है 2 कार्बन का, ये हो दोनों अलग अलग हो गया, एक H एक मिथाइल, बिल्कुल यहां पे कायरल सेंटर है। उसके बाद देखिए सी में है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन हम लोग इसको कहते हैं कि जब बीच वाले कार्बन पे होता है 2 मिथाइल। देखो इस तरीके से यहां पे पैरेंट चेन हम लोग ले लेते हैं 3 कार्बन का 1 2 3, अगर सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल होता है इसको कहते हैं नियोपेंटेन। क्या नियोपेंटेन में कहीं कोई कायरल सेंटर है? बिल्कुल नहीं है। उसके बाद देखिए आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन का मतलब होता है सेकंड कार्बन पे 1 मिथाइल, तो सेकंड कार्बन पे 1 मिथाइल और पैरेंट चेन हो जाएगा यहाँ पे 4 कार्बन का। देखो तो कहीं भी आपको दिखता है कि कायरल सेंटर है? यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल है, कायरल सेंटर है ही नहीं, मतलब ये होगा निश्चित रूप से ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कायरल सेंटर आ रहा है बी में, इसलिए कायरलिटी यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बी, यानी कि 3 मिथाइल हेक्सेन। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है बच्चों, ये एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का ही लिया गया है। अब देखिए आपको यहां पे कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग बाइफिनाइल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। आपको पता होना चाहिए बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है। तो बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव तब होता है जब ये दोनों रिंग होना चाहिए नॉन प्लेनर। क्या होना चाहिए? नॉन प्लेनर, यानी कि इसको नॉन प्लेनर बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है? ऑर्थो पे रिपल्सन जनरेट करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, या यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो इस दोनों ब्रोमीन के बीच में ऑर्थो पे ही होना चाहिए, मेटा पे रिपल्सन नहीं होगा, पारा पे रिपल्सन नहीं होगा। दोनों फिनाइल के ऑर्थो पोजीशन पे जब यहां पे रहेगा कोई बिगर ग्रुप या बिगर एटम, तो यहां पे इसके बीच में रिपल्सन हो जाता है। तो एक फिनाइल दूसरे के रिस्पेक्ट में प्लेन चेंज करता है, और ये जो होता है अब इसके केस में वो होता है नॉन प्लेनर। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि बाइफिनाइल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव इफ बोथ फिनाइल रिंग आर नॉट कोप्लेनर। वो कोप्लेनर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर तब होगा जब दोनों के ऑर्थो पे लगा होगा कोई ग्रुप जो कि रिपल्सन जनरेट करता हो। उसके बाद ये तो हो गया पहला कंडीशन कि नॉन प्लेनर होना चाहिए दोनों रिंग। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि प्रत्येक फिनाइल के ऑर्थो पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे अलग अलग एटम ग्रुप होना चाहिए। अगर दोनों यहां पे सेम हो जाएगा तब नहीं होगा। यहां पे एक ब्रोमीन है, यहां एक आयोडीन, चाहे यहां मिथाइल है, यहां पे एक ले सकते हो आप इथाइल, या यहाँ NO2 है, यहाँ सल्फोनिक एसिड है, मतलब अलग अलग लेना है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ तो रिपल्सन है ही नहीं, तो रिपल्सन है ही नहीं, तो यहाँ पे तो हो जाएगा प्लेनर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिपल्सन है, लेकिन प्रत्येक फिनाइल पे आयोडीन ब्रोमीन, ब्रोमीन आयोडीन, मतलब ये कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। प्रत्येक ऑर्थो पे अलग अलग एटम ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद देखो, यहाँ पे तो आप कहोगे कि इसके केस में आयोडीन के बगल में हाइड्रोजन है, आयोडीन के बगल में हाइड्रोजन है, तो यहां आयोडीन के बगल में जब हाइड्रोजन है उसका साइज छोटा होता है, रिपल्सन होगा नहीं, प्लेन चेंज नहीं करेगा। यहां पे देखो मिथाइल के बगल में यहां पे हाइड्रोजन है, मिथाइल के बगल में हाइड्रोजन है, रिपल्सन नहीं होगा, इसलिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ होगा बी। प्रत्येक ऑर्थो पे बिगर ग्रुप होना चाहिए जो रिपल्सन जनरेट करे, यानी कि नॉन प्लेनर होना चाहिए। और उसके बाद वहां पे प्रत्येक फिनाइल के दोनों ऑर्थो पे अलग अलग एटम ग्रुप होना चाहिए, तब होगा ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि इसका आंसर होगा सिर्फ बी, और सारे के सारे होंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव। उसके बाद देखिए बच्चों, आज के क्लास का हम लोग लाते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो है ना आप लोगों को अगले लेक्चर में मिलूंगा, तब तक आप इसको रिवीजन करिए। थोड़ा सा आज के क्लास का वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को हमने इसमें समेट लिया है। अब देखोगे, अब पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सबसे पहले 1-ब्यूटेनॉल। आप कहोगे कि सर जी 1-ब्यूटेनॉल तो हमको देख करके ही लग गया कि जैसे ही कार्बन नंबर 1 पे OH है, यहां पे आप कहोगे कि कायरल सेंटर है ही नहीं, क्योंकि यहां पे 2H है, यहां भी 2H है, यहां भी 2H है, यहां भी 3H है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब
किसी एक कार्बन पे 4 डिफरेंट एटम ग्रुप होना चाहिए, मतलब कायरल सेंटर होना चाहिए। बी में देखिए 1 प्रोपेनॉल, तो क्या 1 प्रोपेनॉल में कायरल सेंटर है? बिल्कुल नहीं, 1 प्रोपेनॉल में भी कायरल सेंटर नहीं है। आप देख सकते हो किसी भी कार्बन पे 4 डिफरेंट एटम ग्रुप नहीं है। उसके बाद देखिए 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन कहने का मतलब हुआ CH3 CHCl एंड CH2 के साथ CH3, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों 2 क्लोरोब्यूटेन। 1 2 3 4, यहां पे H क्लोरीन मिथाइल इथाइल, इस कार्बन से 4 डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच्ड है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बिल्कुल है। उसके बाद देखिए 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन, तो 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन कहने का मतलब हुआ CH3 CH2 CH2 और 4 पे रखना है हाइड्रोक्सी। 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7, ऐसा हो गया ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन, इसी को कहेंगे बच्चों क्या यहां कायरल सेंटर है? आप देखोगे इधर भी 1 2 3 कार्बन का एल्काइल, इधर भी 1 2 3 कार्बन का एल्काइल, तो जो राइट में है वही लेफ्ट में है। आप कहोगे यहां पे कायरल सेंटर नहीं है, ये भी होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये भी होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव और ये भी होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। मात्र एक यहां पे सी नंबर यानी कि 2 क्लोरोब्यूटेन जो होगा वही होगा ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि वहां पे 1 कायरल सेंटर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बातें मेरी समझ में आ गई होगी। आज की क्लास आप बढ़िया तरीके से अगर समझ करके सारे क्वेश्चन को कर लेते हो ना, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन का ऑलमोस्ट आपको 50 to 60% अच्छे से रिवीजन हो जाता है। बाद बाकी और आपको पढ़ना पड़ेगा 40% और 50% के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा रिएक्शन इसमें अभी नहीं आया है। इतना छोटा वीडियो में सब कुछ नहीं आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम चीजें आ गई है इसमें, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे तरीके से इसको एंजॉय किए होंगे। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहे, जितना हो सके अपने लाइफ के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। अब आप लोगों का टेस्ट जल्दी ही आने वाला है, होने वाला है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो खूब अच्छे तरीके से पढ़िए। आंसर को आप लोग जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से समझिए, क्वेश्चन को समझिए, आंसर को समझिए और खूब अच्छे तरीके से क्लास नोट्स और एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए। खूब अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई करेंगे नीट में, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।